कैफ वन बस कर दें यार प्लीज। कैफ वन लेक्चर 64 स्टार्ट करते हैं। आपको होमवर्क के अंदर मैंने ये आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज करना सिखाई थी, और होमवर्क के अंदर आपको दिए थे 4, 5, 7, 8 3 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई मसला आया? किसी क्वेश्चन की किसी एडजस्टमेंट में किसी एक बच्चे को भी कोई मसला नहीं आया? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन 8 में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, तो वो मिस प्रिंटिंग वाली एडजस्टमेंट 3 थी, इसको सही कर लें किताब में, अगर आपकी किताब में भी है मिस प्रिंटिंग इसको सही कर लें। और इस एडजस्टमेंट को मैंने सॉल्व भी कर दिया था, उसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं। इस थर्ड एडजस्टमेंट की जो मिस प्रिंटिंग है वो काइंडली सही कर लें जिसकी किताब में। ये सवाल किया था तो फिर कैसे हो गया था अगर मिस प्रिंटिंग थी? तो वर्किंग से पहले सोल्यूशन देखा था फिर। जी काम चलेगा, काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है भाई, सवाल है स्टूडेंट का, पहले ये एडजस्टमेंट को सही तो कर लें फिर डिस्कस करते। सही होगी सबकी जो गलती सही कर लें जल्दी से, जो मिस प्रिंटिंग है, फिर मैं इस एडजस्टमेंट को डिस्कस भी कर लेता हूं। मेरा कल असल में छोटा सा ऑपरेशन था, तो एनेस्थीसिया उन्होंने दिया था, इस वजह से कह रहा हूँ कि जरा आज मुझे जगाना है आप लोगों ने, यानी कि ज़्यादा जज्बात मैंने मना किए गए हैं कि ज़्यादा जज्बात में नहीं पढ़ाना, इसलिए मैं आज जरा नॉर्मली पढ़ाऊँ। अच्छा जी, हो गया होगा? सुन लें जी प्लीज़, बातें नहीं करनी यार प्लीज़, आज बातें नहीं करनी है, 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है बस। आपने थोड़ी देर के लिए ज़रा मेहरबानी करके बैठ जाएं, कुछ अहम चीज़ें कर लेने दें। मशीन परचेज ऑन यकम जुलाई 8 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 25 ऑन 31 मई 10 इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3000। सवाल के अंदर उसने बुक वैल्यू दी हुई थी। अब बुक वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट निकालना हमें आती है इफ डेट ऑफ परचेज एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एटसेट्रा इज गिवन। ऐसा ही है। अब एक स्टूडेंट ने, आगे जाने से पहले मैं स्टूडेंट का सवाल बता दूं, एक स्टूडेंट ने यह सवाल किया है कि जर्नल एंट्री ही तो है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन को अलग डेबिट करें, एसेट को कॉस्ट से क्रेडिट करें, इसकी बजाय बुक वैल्यू से ही क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसा करना सही है भाई, जर्नल एंट्री की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे सवाल के अंदर उसने एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की एडजस्टमेंट करने का कहा हुआ है, तो फिर हमें वो अकाउंट्स अलग अलग एडजस्ट करके दिखाने पड़ने हैं, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन को निकालना भी जरूरी है। तो अगर सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री उसने मांगी होती तो काम चल जाता कि हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते इसी 25,000 की बुक वैल्यू से, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करते 0 से। क्यों? याद है बुक वैल्यू पे अकाउंट बनता था तो हम कहते थे जी एक्यूमुलेशन का अकाउंट ही नहीं होता, और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू से क्रेडिट होता है, डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू तो गिवन थी, तो काम तो उस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि इस सवाल के अंदर उसने हमें मशीनरी अकाउंट अलग से और एक्यूमुलेशन अलग से बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, जिससे पता लगा कि एक्यूमुलेशन का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। और दूसरा, उसने हमें प्रिपेयर करने का कहा है एडजस्टेड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसलिए फिर शायद ये कॉस्ट निकालना हमारे लिए जरूरी था। कैसे निकाली जी? हमने अज्यूम किया कि हमारा एक एसेट अगर 100 रुपए का होता और वो 10% के हिसाब से यकम जुलाई 8 से डेप्रिशिएट होना शुरू होता और 31 मई 2010 तक डेप्रिशिएट होता चला आता, तो उसकी बुक वैल्यू होती 81.9, और सवाल ने इसी के अगेंस्ट 25,000 दिया हुआ था, इससे आपने 30,525 निकाल लेना था। ऐसे ही निकालना इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकाल लो, और यहीं से निकाल लो दोनों के डिफरेंस, ठीक है ना। कॉस्ट निकल आई है, बुक वैल्यू अवेलेबल है डेट ऑफ सेल की, ठीक है। अच्छा, अब जनरल एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, कैश डेबिट। एक्यूमुलेशन कितने से डेबिट किया आपने? 55-25 से। कैश सवाल ने कहा था नहीं गिवन, बल्कि सवाल ने क्या दे दिया था जी? गेन, ठीक है। तो गेन क्रेडिट किया आपने 3,000 से, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया 30,525 से, बैलेंसिंग फिगर आपने कैश की निकाल ली, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा था, उसने कहा जी सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट के अंदर उसने क्रेडिट कर दिया 28,000 को, डेबिट तो फिर कैश ही होना है, उसको तो हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री फिर इस तरह से पास हो जानी थी। ये इस एडजस्टमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 3। मिस प्रिंटिंग थी, साथ थोड़ी डिस्कशन भी थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर दिया इसको। कोई क्वेश्चन है तो इसमें से बेटा पूछ सकते हैं आप।
अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर रिलेटिंग टू फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन जो पर्चे में प्रॉबेबली आ सकती है वो आपको मैंने करवा दी। क्या चीज? रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है ना। सिर्फ प्योर इस तरह से अलग से फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की रेक्टिफिकेशन आए, थोड़ा सा मुश्किल है, पर आने को आ तो सकती है, तैयारी तो कर लें। वैसे जो चांसेस हैं वो इसी के ही हैं कि मिक्स क्वेश्चन आए जिसमें 4-5 ट्रांजैक्शंस हों, उनमें से एक एडजस्टमेंट फिक्स एसेट एंड डेप्शन की रेक्टिफिकेशन की हो, एक बैड डॉलफुल डेट की हो, एक कोई एक्रूवल्स की हो। इस तरह से मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स डिफरेंट टॉपिक से आएंगी, सिर्फ एक की तो नहीं आ सकती। बहरहाल हमने जो है वो एक अलग से भी तैयार कर लिया इसको, इसीलिए मैंने आपको इन 5 सवालों के अंदर सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर वाली रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने का फिलहाल कहा था, ठीक है। अब इससे आगे बात बढ़ाते हैं कि अगर कभी फिक्स एसेट का भी प्योरली सवाल आ जाए तो एक दफा तैयारी तो हो ना, अप्रोच तो पता हो, ताकि कोई अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बन जाए तो पासिंग मार्क्स तो आपको लेने आते हो, ठीक है। ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज जब आपने पास की, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते ही आपका ये 6 लाख और 4 लाख बिल्कुल सही हो गया। बोले, आपने रेक्टिफाइंग एंट्री जैसे ही पास की, खुद ब खुद ये 6 लाख और 4 लाख सही हो गया। ये तो सही नहीं हो गया, ये तो अनएडजस्टेड बैलेंसेस थे। अब बैलेंस शीट के अंदर गलत बैलेंसेस नहीं लेकर जाने होते, ऑडिटर ने इन्हीं को तो पकड़ा है। अब जो हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हैं उनसे ये बैलेंसेस अभी सही नहीं हुए, सिर्फ एंट्रीज की हुई हैं हमने। तो जब उन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे इन रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर, तब जाकर ये अकाउंट सही होंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये अनएडजस्टेड हैं लेकिन कैरी डाउन है, इनको रीओपन कर लेंगे हम अपनी अपनी नेचर के हिसाब से। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की नेचर क्रेडिट होती है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आता है, ये है तो क्लोजिंग, लेकिन इसके अंदर क्योंकि एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं तो हम इसको रीओपन कर लेते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसे ही एसेट का अकाउंट है, एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट है, ठीक है। हालांकि ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है 600, क्लोजिंग है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ गलतियां सही करनी है तो हमने इसको रीओपन किया है, तो रीओपन करना डेबिट साइड पर ही होता है, इसमें से गलतियां आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनएडजस्टेड बैलेंसेज हैं, इनके अंदर हमने ये एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज रेक्टिफाइंग एंट्री को देखेंगे, जो चीज आ रही है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहली एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट करेक्शन वाली एंट्री कह रही है डेबिट कर दो 22.5 से, अगर गलती सही करना चाहते हो तो हमने कर दिया 22.5। मुश्किल या आसान? अब यहां पे क्या लिखें? प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, मशीनरी लिखें, क्या लिखें? यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखें, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। ये मत कहना कि सर इसे नंबर तो नहीं कटेंगे, फेल होने के तरीके नहीं बताऊंगा, कोशिश होगी पास होने के तरीके बता दूं, कोशिश होगी, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट 1 लिखने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आसानी भी हो गई। आगे बढ़े, फिर इसी एंट्री के अंदर, रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर 42 से आपकी मशीनरी क्रेडिट हो रही है, कह रहे हैं रेक्टिफाइंग एंट्री कह रही है अगर आपने इस एडजस्टमेंट की गलती को सही करना है तो मशीनरी के अकाउंट को 42 से क्रेडिट करो, कर दिया हमने। तो फिर यहां पे क्या लिख लें? एडजस्टमेंट 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगली एंट्री में आ गए, वो कहती है क्यूमुलेटिव ऑप्शन को डेबिट करो 2.5 से, तो हमने 2.5 से इसको डेबिट कर दिया। मैंने कोई जगह छोड़ी है किसी वजह से, आप बेशक ना छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या लिख लिया हमने? एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात, मशीनरी को क्रेडिट कर दो 10 रुपए से, तो 10 से क्रेडिट किया और यहाँ पे लिख दिया हमने एडजस्टमेंट नंबर 2। यहाँ तक को मसला, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट तो अब क्लोज हो सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन इंपैक्ट की एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, वो सिखा लूँ आपको, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री की तरफ देखें तो ओरिजिनल एंट्री आपको कह रही है कि मशीनरी अकाउंट को 50 से क्रेडिट करना चाहिए था और ये काम हो जाना चाहिए था 30/9/10 पर, क्योंकि ये मशीन इस दिन बिक गई थी, ठीक है। मशीनरी 30/9/10 को बिक गई थी, तो 30/9/10 को 30/9/10 को मशीनरी अकाउंट में से 50 रुपए क्रेडिट करने चाहिए थे, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री क्या बता रही है कि गलती में सिर्फ 8 से ही क्रेडिट किया हमने मशीनरी अकाउंट को, यानी 42 रुपए मशीनरी अकाउंट में पड़े रह गए। अब ये बैलेंसेस हैं क्लोजिंग, ये अकाउंट्स बना चुके हैं, ये ड्राफ्ट अकाउंट्स में से निकाली जाती हैं। जिनको ऑडिटर अकाउंट्स बनते हैं तो ऑडिटर को बुला के चेक कराते हैं, सारे अकाउंट्स बन चुके हैं, क्लोजिंग ऐसे थोड़े ही निकले हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग कैसे निकल सकता है जब तक इस साल की डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री ना की जाए, ठीक है। इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन वगैरह सब कैलकुलेट हो चुकी। तो जो हमारा 30/9 पर मशीनरी अकाउंट 50 से क्रेडिट होना था, वो 42 से क्रेडिट होने से रह गया, यानी वो 42 मशीनरी अकाउंट में ही पड़ा रह गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में भी वो 42,000 पे डेप्शन चार्ज हो गई होगी। बोलो, ये बात समझ आई है? फिर सुनो,
मशीनरी अकाउंट 30/9/10 पर 50 से क्रेडिट कर देना चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप हाँ में हाँ मिलाते जाओ, फिर आगे चलो, ठीक है। मशीनरी अकाउंट 50,000 से क्रेडिट हो जाना चाहिए था 30/9 को। क्यों? क्योंकि डिस्पोजल हो रहा है, इस दिन हमने इसको निकालना था, यानी इस दिन डेप्रिसिएशन को हमने रोक देना था इस 50 पे। लेकिन गलत एंट्री की और मशीनरी अकाउंट सिर्फ क्रेडिट हुआ कितने से? 8 से। इसका मतलब 42 रुपए 30/9 पर क्रेडिट होने से रह गए। अगर क्रेडिट होने से रह गए तो एसेट अकाउंट में ही पड़े रह गए। अगर वहीं पड़े रह गए तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो वो जैसे ऑन ओपनिंग निकालते हैं तो हम उठा लेते हैं सारी फिगर, तो 42 तो निकला ही नहीं, उस पर भी डेप्रिसिएशन हो गई। अब ये 42 रुपए के ऊपर सितंबर के बाद वाली डेप्शन पे एतराज है। 30 सितंबर तक तो होनी भी चाहिए थी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की डेप्रिसिएशन पे हमें एतराज है। क्या एतराज है? कि ये डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई है। 42 पर 3 महीनों की डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई है, उसको सही करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? रिवर्स। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। डेप्शन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो रिवर्स करने की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये सॉरी डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा सुनो, ये तो इतनी लंबी सोच है। पहले हमने सोचा जाके 50 से क्रेडिट होना था, 42 से नहीं हुआ क्रेडिट, तो 42 पड़ा रह गया, उस पर डेप्शन चार्ज हो गई, तो अब रिवर्स करें। इतनी देर नहीं लगानी, पर्चे के अंदर तो हमने इस जुगाड़ को इस्तेमाल करना है। हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट को देखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई, मसला क्या है? हर साल कॉस्ट पर ही रेट नहीं लगना है ना, ठीक है। तो हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में इस 42 को देखना है, एसेट को देखना है। एसेट क्या हो रहा है जी? एसेट 42 से क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट मतलब कम हो रहा है। एसेट बढ़े तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी, एसेट कम होगा तो गलती सही करते हो, अगर एसेट बढ़ाओ तो डेप्शन भी बढ़नी चाहिए ना। गलती क्या कह रही होगी कि एसेट कम डेबिट हुआ था तो मजीद डेबिट करोगे तो डेप्शन भी बढ़ेगी। गलती क्या कह रही है? एसेट को क्रेडिट करो मतलब कम करो, इसका मतलब फिर गलत डेबिट हुआ पड़ा, गलत एडिट था, अब कम करेंगे तो डेप्शन को भी कम करना पड़ेगा। तो जुगाड़ सिर्फ इतना सही है। पर्चे में इतनी लंबी सोच नहीं सोचनी कि 42 पड़ा रह गया, उस पर डेप्शन चार्ज हो गई, अब रिवर्स करें। बस देखो आप एसेट बढ़ रहा है कि कम। रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर लो। एसेट डेप्शन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, क्योंकि हमें यही याद है ना। तो फिर कम करने की, रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। अब अगली बात, 42 पर 10% के हिसाब से पूरा साल गलत डेप्शन चार्ज हुई? नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें इन 2-3 महीनों की डेप्रिसिएशन पर एतराज है। यानी कि इन सवालों के अंदर आपने डेट ईयर एंड और डेट ऑफ एरर, इन दोनों के दरमियान जो फासला हुआ करेगा उससे आपने डेप्शन इंपैक्ट निकाला करना है कि एरर किस दिन हुई? 30/9/10। इससे ऑनवर्ड्स ईयर एंड तक डेप्शन या कम हुआ करेगी या ज्यादा हुआ करेगी। तो डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक डेप्रिसिएशन गड़बड़ हुई है। ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा कम हम पहले सोच के आ जाते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड क्रेडिट हो रहा है तो हम कहेंगे एसिड कम हो रहा है, डेप्शन को भी कम करो। और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड डेबिट होता नजर आ रहा हो तो हम कहेंगे एसिड बढ़ रहा है, डेप्शन को भी बढ़ा लो। ये तो पहले सोच आए। अब उसके बाद वाला काम यहां से देख लिया करना है। डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक डेप्शन की गड़बड़ हुआ करेगी। तो वो मंथ्स 3 निकल रहे हैं। ये समझ आइए बात? ये बात समझ आई सबको? तो यहां पे वैसे आपको बता दिया था 3/12 कितना बनता है जी? 1 नहीं करो, ठीक हो गया। अब दूसरे एसेट के बारे में हम लंबी सोच नहीं सोचेंगे, तो हम बस ये देखेंगे जी, एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम करेंगे। एसेट क्रेडिट मतलब कम, एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम करेंगे। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री हमें याद है कम करने की है नहीं, तो डेप्शन बढ़ाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और कम करने की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब गलती कितनी पड़ी हुई है? 10 इंटू 10% इंटू, अब डेट ऑफ एरर जाके देख लेंगे। इतनी लंबी सोचे कौन सोचे? ये 30 जून पर एंट्री होनी चाहिए थी, सही जो नहीं हुई। तो 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 महीने की गड़बड़ चलेगी। 6 महीने डेप्शन गड़बड़ हुई है। जो भी हुआ है, एसेट कम चार्ज कम रिकॉर्ड हुआ, ज्यादा हुआ, जो भी हुआ वो तो हम पहले सोच के एंट्री लिख चुके हैं। अब इंपैक्ट निकालना आसान है, ठीक है। तो कितने महीने जी? 6/12, यानी एसेट को क्रेडिट होना चाहिए था 10 से 30 जून पर। 1 रुपए से क्रेडिट नहीं हुआ रॉन्ग एंट्री में, देखो अगर लंबी सोच सोचनी है तो। यानी ये 10 का 10 एसेट में पड़ा रह गया और 10 का 10 पूरा साल डेप्शन हो गया, जबकि इसकी डेप्शन को 30 जून पर रुकना चाहिए था, ठीक है। तो इस मतलब 6 महीने डेप्शन ज्यादा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे, ठीक है। कितना आ गया? 0.5. अच्छा, अब किताब के अंदर ना इसकी एक शॉर्टकट वर्किंग हुई पड़ी होगी, मैं कहूंगा उसको रहने दो। दूसरी बात, किताब के अंदर एक और काम हुआ पड़ा है और वो ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है। इसी तरह से कभी डिफरेंट ट्रांजैक्शन होंगी तो एक्यूमुलेशन, एक में डेबिट, दूसरे में क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, डिफरेंट भी हो सकता है।
तो नेट करके एक एंट्री भी की जा सकती है। यहीं पर अगर मैं यूं कहूं, ये कल मैंने जगह तो इसीलिए खोली थी, ये सारी खाली जगह छोड़ दी थी कि अब मैं आपको इस तरह से इकट्ठी एंट्री करवा दूंगा वर्किंग करके, लेकिन पहली क्लास में सवाल कराते हुए मुझे यूं महसूस हुआ कि ये ज्यादा आसान है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी बन रही है, तो ये हर ट्रांजैक्शन के नीचे उसका डेफिनेट इंपैक्ट भी साथ ही निकाल दिया करेंगे। कोई नहीं, थोड़ा लेंथी काम है पर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी, क्योंकि पर्चे के अंदर कोई 10 ट्रांजैक्शन इसी की तो आनी जानी। फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन इंसान बन जाओ तुम, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन जो है, अब तुम पीछे मुड़ के देख लो उसको। फिक्स एसेट एंड डेप्शन की जो ट्रांजैक्शन होगी पूरे सवाल में एक आधी होगी। अब वो एक आधी ट्रांजैक्शन है तो उसका डेप्शन इंपैक्ट भी साथ ही निकालने की आदत आनी चाहिए हमें, ठीक है, ना कि हम इकट्ठा करते रहे सारे इंपैक्ट को और फिर निकाल रहे हो। तो कॉन्सेप्चुअली ये बात ज्यादा अच्छी समझ आती नजर आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने ऐसे ही किया, तो ऐसे ही कर ले, ठीक है। आप मत कंबाइन एंट्री करें, आप अलग अलग ही एंट्री रखें, यानी आप यहां पर जो जगह छोड़ी है वहां पर 2 एंट्रीज कर लीजिएगा। पहली एंट्री में लिखिएगा एडजस्टमेंट 1 का डेप्शन इंपैक्ट और दूसरी में एडजस्टमेंट 2 का डेप्शन इंपैक्ट, ठीक है भाई, सही है। अच्छा जी, अब ये 2 एंट्रीज भी तो हो गई। इन 2 एंट्रीज में भी तो हमारा रेलेवेंट अकाउंट्स में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट हिट हो रहा है। माना कि डेप्शन एक्सपेंस का अकाउंट हम नहीं बना रहे, माना कि हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, ये देखो ना इग्नोर क्या क्या चीजें हुई हैं। पहली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोर हो गया, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता तो ये लॉस वहां जाता, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे ना, इसलिए हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट की हद तक ये इग्नोर करने वाली फिगर थी। अगले सवाल में अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे होते तो सेल्स को डेबिट यानी कम करते, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो इस गेन को अदर इनकम में रिकॉर्ड करते, और चूंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट एडजस्टेड बना दो, तो इसलिए उसके अंदर तो इन फिगर्स ने आना नहीं है, ठीक है। इसी तरह से डेप्शन एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो रह गई ये ग्रीन फिगर्स, ये हमारे अकाउंट्स को हिट कर रही हैं, तो 2 और हिटें लग गई, फिर 2 और हिटें लग रही हैं, नहीं लग रही? बोलो डेप्शन इंपैक्ट, क्योंकि इस साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तो इस तरह से अलग अलग ही मैंने पिछली क्लास में भी करवा दिया था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹1 से डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस डेप्शन इंपैक्ट वाली एडजस्टमेंट पे बेहतर होता है डेप्शन एक्सपेंस लिख लो, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट 1 भी लिख ले स्टिल गलत नहीं है, स्टिल गलत नहीं है, ठीक है। बट मुझे ज्यादा बेहतर लगता है डेप्शन एक्सपेंस लिख लें। आप एडजस्टमेंट 1 भी लिखें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके, सही है, जैसे कंफर्टेबल हो। दूसरी एंट्री के अंदर जी 0.5 अक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्या हो रहा है? डेबिट। डेप्शन एक्सपेंस लिखो चाहे एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखो, ठीक है, उसका डेप्शन इंपैक्ट है, ठीक है। सवाल खत्म हो गया जी। अब बताओ ये गलतियां सही करने के बाद एसेट का अकाउंट क्या बैलेंस शो करेगा जो बैलेंस शीट में भी जाएगा? 548। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट क्या शो करेगा गलतियां सही होने के बाद? जी 373.45 है ना, 5 कर लो, ठीक है। अब जिस अकाउंट के अंदर लेजर रिक्वायर्ड थे, जिससे सवाल अंदर जो आपको होमवर्क में वहां पे लेजर्स कंप्लीट कर लेना इस तरह से, ठीक है, वरना एंट्री तो सबकी ही हैं और डेप्रिसिएशन इंपैक्ट वाली एंट्री हर सवाल के अंदर निकलनी है। एरर अगर हो जाए और ये एंड पे आप खड़े हैं तो डेप्शन निकल चुकी है, तो फिर उसका इंपैक्ट भी हमें निकालना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के लिए नहीं है, ये आपके आईए सेट में आपका इंतजार कर रही है ये एडजस्टमेंट्स। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वहां जाकर मैं आपको यही सिखाया करूंगा, ऐसे ही कहूंगा, मैं कहूंगा एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन बढ़ा लो, एसेट कम हुआ है डेप्शन कम कर लो, प्रायर ईयर एरर करेक्शन वगैरह करने जब लगेंगे तो ये वहां पर भी यहां पर तो आना ही आना है, इन्होंने आगे भी यूज होना है, टॉपिक में यूज होना है, कैश फ्लो में यूज हो रहे होना है। सो प्लीज प्लीज किसी भी चीज को आपने अंडरमाइन, अगर ये चीज अहम ना होती तो कसम उठवा लो मुझसे, मैं ना करता, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, हम नहीं, उस्ताद के पास टाइम नहीं होता इस की फील्ड के अंदर कि वो फजूल चीजें करवा सके। बिल्कुल भी एक चीज जरा सा भी जो है ना दिल क्या कह रहा हूं, जरा सा भी अगर ये होता ना, शुबा भी होता कि यार इस बगैर काम चल जाएगा तो भाग जाता। मैं आपसे ज्यादा सुस्त हूं, किसी भी चीज को जो क्लास में करवाई जा रही है उसको आपने हल्का नहीं लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सोचते हुए करवाई जाती है, ठीक है। जिन्होंने इंट्रो पढ़ी होती है वो कहते हैं ये इतना आसान काम है, बस ठीक है, पर्चे में जब आता है तो भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस अभी कर लेंगे साथ साथ तभी आगे काम आएगी, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर हफ्ते में ऐसे खत्म, 3-4 सवाल करने हैं, वो तो 2 दिन के अंदर जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई वही सवाल सामने आ जाने हैं, उनके आईके अपनी किताब में डालें, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने भी कर लेना है, तो 2 दिन में सवाल करा के रेक्टिफिकेशन तो खत्म हो सकती है। तो क्यों उसको 6-7 दिन इसके बाद भी अभी लगाने, 6 दिन कम से कम रखे हुए हैं, 5 से 6 दिन, क्योंकि इन्वेंट्रीज में आज रिवाइज करना शुरू करवा रहा हूं आपको, कल का दिन कुछ इन्वेंट्री पर ही लगेगा, फिर हम बैड डाउटफुल डेट को रिवाइज कर रहे होंगे, फिर हम एक्रूवल कर चुके हैं, बीआरएस को रिवाइज करेंगे, फिर सस्पेंस का काउंट करते हुए हम, लेकिन साथ साथ फिर इसको होमवर्क में लेने लग जाएंगे। एक दफा बैड डाउटफुल डेट रिवाइज हो गए तो मैं आपको पास पेपर होमवर्क में दे सकता हूं, आप ट्राई करके आएंगे, हम उनको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 6-7 दिन लगाना मजबूरी है, रेक्टिफिकेशन खुद भी सवाल आता है और ये आगे भी यूज होता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई इंट्रो वाली चीजें और जिन्होंने पढ़ी भी हुई हैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ये कुछ दिन लगने ही होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है जी। यहां तक को मसला है तो बताएं।
अच्छा डेप्रिसिएशन जी, हाँ बेटा वही कह रहे हैं ना, 10 तो निकल गया था ना रॉन्ग की वजह से ही, 8 सॉरी, 8 तो निकल गया था ना, रॉन्ग एंट्री कह रही है 8 अकाउंट से निकल गया था, तो वो 8 तो नहीं ना हुआ, बाकी 42 पर ही गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना। 9 महीने तक की डेप्रिसिएशन तो पूरे 50 पे सही है, 9वें महीने के एंड पर पूरा 50 निकलना चाहिए था, सिर्फ 8 निकला, बाकी 42 वहां पड़ा रह गया, तो 8 पर वो 3 महीने की डिडक्शन होने से बच गई, लेकिन बाकी 42 पे वो वाला डिडक्शन चार्ज हो गई। जी डेप्रिसिएशन इंपैक्ट आपने निकालना है हर ट्रांजैक्शन का, जितने सवाल होमवर्क में दिए थे, लेकिन एक जरूरी बात वो ये है कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए ये शॉर्टकट मुयसर नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड था कि आप जोन से मर्जी साल में खड़े हैं, आप कॉस्ट को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई हर साल रेट ने कॉस्ट पे ही लगना होता है, तो ये कॉस्ट पकड़ो और काम चला लो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैंने बच्चों को मिसाल लिख के दी थी पिछली क्लास में, वही देख लें। मिसाल के तौर पे एक अज्यूम किया हमने कि जी एक एसेट हमने खरीदा था 100 रुपए का 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उस पर रेट था, ठीक है, 10 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, फिर 9 रुपए हुआ, और फिर तीसरे साल में वो दरमियान में बिक गया, तो वो 6/12 4 रुपए डेप्रिशिएट, ठीक है। ये तो करेक्ट ऑप्शन बनती थी, लेकिन गलती से क्या हुआ, हमने इसको एसेट, इसकी जो सेल प्रोसीड थी वो मिसाल के तौर पर सेल में क्रेडिट कर दी। तो इसका मतलब ये जो 100 रुपए का एसेट था, ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट नहीं हुआ, तो उस पर डेप्शन गलत चार्ज हो गई। अब इस 100 को पकड़ के आप रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा लाइन इस वर्किंग में आगे ऐड करनी पड़ेगी। और आपको ये 8 की फिगर कैसे निकाली, आपने कहा जी वो जो 81 है ना, 81 उस पर 10% लगा, कोई फ्रैक्शन लगा ही नहीं, क्योंकि एसेट अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ था। जब एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो पूरा साल डेप्शिट हो गया, यानी 8 डेप्शिट हो गया, होना चाहिए था 4, हो गया 8। तो एक्सेस या शॉर्ट, एक्सेस डेप्शन चार्ज हो गई या शॉर्ट रह गई, ज्यादा डेप्शन चार्ज हो गई ना, तो सही करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे, सही करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे, तो एक्सेस डिप्रिसिएशन हो जाती है। कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, खुद से सोच लेना है, प्लस माइनस नहीं, बस देखो एक्सेस या शॉर्ट होनी चाहिए थी कितनी, करेक्ट, हो कितनी गई, रॉन्ग, दोनों का फर्क, एक्सेस भी हो सकता है शॉर्ट भी, अगर एक्सेस है तो रिवर्स कर दो, अगर शॉर्ट है तो चार्ज कर दो। हमारे सवाल में 4, ये मेरी एग्जांपल में 4 एक्सेस है, तो रिवर्स करने की एंट्री तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि डेप्शन डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। तो अगर आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले सवाल में डेप्शन इंपैक्ट निकालना होगा, तो फिर उस तरह से शॉर्टकट नहीं लग सकेगा, आपको थोड़ी सी डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, और सही है। अच्छा, इसके अंदर एक और मसला भी आ सकता है, चलो वो मसला आएगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी आपने ये सारे सवालों के अंदर कितने बच्चे आज करके आए थे ये सारे सवाल, ठीक है, ये बहुत जरूरी था। ये अभी ये इस टॉपिक के अंदर सवाल आए तो भी एडजस्टमेंट आती है इसकी, फिक्स एसेट ऑप्शन के बगैर नहीं आती। और आईएस 8 के अंदर आपको जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर ईयर एरर करेक्शन की बात करता है, तो सबसे फेवरेट प्रायर ईयर करेक्शन ही यही होती है, फिक्स एसेट के अंदर वो गड़बड़ है, क्योंकि एसेट को छेड़ना है साथ डेप्रिसिएशन को भी छेड़ लेना है उन्होंने, ठीक है ना। तो आईएस 8 के अंदर भी इसने यूज होना है, बाकी कैश फ्लो के अंदर और एनपीओ के अंदर तो आना ही होता है फाइनल अकाउंट की तरह से। तो ये करेक्शन भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे फिक्स एसेट का टॉपिक खुद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, वैसे मैंने आपको ना कुछ सवाल जो करवाने हैं वो बता दूं, हम इसके सिर्फ पास पेपर के चंद एक सवाल करेंगे, लेकिन बस वो आप घर पे भी वही करेंगे, ज्यादा नहीं करने, ठीक है ना। और वो चंद एक सवाल, चंद एक नहीं है वैसे, आपस की बात है, वो रिसेंट क्वेश्चन वही है, जैसे स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स ये स्प्रिंग 18 में आया था, फिर टाइमथी एंटरप्राइजेस ये ऑटम 18 में आया था, फिर सिब्बी ब्रदर्स ये स्प्रिंग 19 में आया था, फिर जीटा ट्रेडर्स ऑटम 19 में आया था, और फिर नलतर एस्टैब्लिशमेंट ये 20 में आया है। लेकिन नलतर देखो साथ ही करवाता हूं या किसी वक्त बाद में करवाता हूं, करवाना ये भी है, ठीक है। तो ये रिसेंट जो 4-5 तगड़े सवाल हैं, इनको करने के बाद पीछे छोटे मोटे सवाल वैसे ही हो जाते हैं, तो वो टाइम क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इनके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 4-5 सवाल के ऊपर हमें, मतलब अगर आप घर पे भी सारे करके आए तो भी मुझे कम से कम 3-4 दिन इन पे लगने हैं, और 3 एक दिन मुझे फिक्स एसेट की डेफिनेशन अब निकाल लें तो 2 दिन अब टोटल मिला जुलाकर अब ये कि कम से कम 6 दिन और इस पे ऊपर हमारे लगने हैं। तो ये अच्छे खासे हैवी सवाल हैं, लेकिन इन सवालों करने से पहले मुझे इन्वेंट्रीज भी रिवाइज करानी पड़ेगी, मुझे बैड डाउटफुल डेट भी रिवाइज कराना पड़ेगा। बीआरएस की जरूरत जब पड़ेगी किसी सवाल में तो तब देख लेंगे, वो 1 दिन की रिवीजन, आधे घंटे की, पौने घंटे की, वो कर लेंगे, ठीक है। तो आज इन्वेंट्रीज की रिवीजन शुरू करते हैं। मैंने सस्पेंस का कॉन्सेप्ट आज नहीं दिया, कल शायद इन्वेंट्री की डिस्कशन खत्म
करके फिर मैं आपको सस्पेंस का कॉन्सेप्ट दे दूं या बैड डाउटफुल डेट दे दूं, दोनों ही काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही बैड डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट दे दूंगा और सस्पेंस का, तो फिर ये जो आपको मैंने 5 पास पेपर्स दिखाए हैं, इनमें से टाइमथी आखिरी वाला ये नलतर आखिरी वाला छोड़ के, उसके अलावा बाकी जो 4-5 सवाल थे उनमें से कोई भी एक सवाल आपको होमवर्क में मैं दे सकूंगा और आप करने के काबिल भी होंगे 70-80% उसमें से इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पास पेपर्स पे मूव करें, अपने एग्जाम लेवल चेक कर लें कि हमारा एग्जाम लेवल कहां पे पहुंच गया है, हम एग्जाम लेवल पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी बच्चों, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर नजर आ जाए तो। अभी इससे ऊपर कहूंगा जवाब नजर आ जाएगा ना, जवाब नहीं दिखाना चाह रहा इसलिए अभी आ जाएगा, सब कुछ आपके लिए ही है। अब बेहतरी होगी थोड़ी। हमने गंदम परचेज की 45 किलो, ये पिछली क्लास में बच्चों ने बताया, जो मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप उसी को ही सुन लें। हमने गंदम परचेज की 45 किलो 60 रुपए के हिसाब से, फिर 30 किलो परचेज की 65 रुपए के हिसाब से पर किलो, फिर 25 किलो हमने परचेज की तो 63 के हिसाब से हमें मिल गई, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 100 किलो गंदम है, हमने इस बेचने के लिए नियत से इसको खरीदा है, तो 100 किलो पूरी एक बोरी हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है। लेकिन हम जैसे जैसे गंदम खरीदते रहे, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात, जैसे जैसे गंदम खरीदते रहे इसी एक बोरी के अंदर हम डालते रहे और यूं हिला भी देते थे, ठीक है। गंदम एक जैसी कर ली, मिक्स कर ली। अब इस पूरे पीरियड के अंदर हमने इसमें से 80 किलो बेच दिया, तो हमारे पास स्टॉक में कितने कितने किलो पड़े होंगे? ये आपको कैसे पता लगेगा 20 पड़े हैं? यार जाके तोल लोगे ना यार, सादा सी बात है यार, वेट स्केल पर कांटे पर तोल लोगे, इतनी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आपने उसको तोला तो 20 किलो आपको मिल गए, ठीक है। अब ये 20 किलो इस तरह से बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही मसला था पिछली क्लास में, तो मैंने इसको क्रॉस भी नहीं किया, अब कर देता हूं। 20 किलोग्राम गंदम ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, बैलेंस शीट में कोई ना कोई अमाउंट नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने फिजिकली काउंट करके 20 किलो काउंट या वेट करके 20 किलो गंदम तो निकाल ली। अब इसको किस अमाउंट पर शो करें, क्या रेट लगाएं, 63 लगाएं, 65 लगाएं, 60 लगाएं, क्या करें? तो हमने स्टैंडर्ड से ये पूछा, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि पुराने बच्चों को कहो चुप रहें और नए बच्चों को ये बताओ कि 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक FIFO, दूसरा FCO। ये पुरानों का मतलब ये है, अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई नहीं कि जिन्होंने PRC में पढ़ी हुई है इंट्रो, ठीक है ना। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की अजम्पशन लो। आप यूं समझो कि जो 45 आए थे वो भी बिक गए, जो 30 थे वो भी बिक गए, और 25 में से भी 5 बिक गए, तो ये जो 20 पड़े हैं ये आखिरी 25 में से हैं, और 63 रुपए के हिसाब से 25 इंटू 63 आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल लो। ये क्या है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और दूसरे केस में स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, अगर ये नहीं चाहते तो फिर एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटीज को भी आपने कंसीडर करना है। क्वांटिटीज, जितनी ज्यादा क्वांटिटी वाला रेट होगा वो अपनी तरफ एवरेज को ज्यादा खींचेगा ना, जितनी ज्यादा क्वांटिटी वो वाला रेट, इंसान बन जाओ, जितनी ज्यादा क्वांटिटी वो वाला रेट अपनी तरफ उसको रेट को खींच लेगा, एवरेज को, ठीक है। तो इसलिए सिंपल एवरेज नहीं करना आपने, 63 जमा 65 जमा 60/3, ये सिंपल एवरेज है कि तीनों रेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 3। आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45, आगे जमा 65 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 जमा 25 इंटू 63, यानी कि आपने टोटल अमाउंट निकालनी है, उसको डिवाइड करना है फिर क्वांटिटी से। ऊपर सारी अमाउंट्स आ जाएंगी, नीचे सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, तो ये एवरेज कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। कैसे? ऐसे। ये 2 ऑप्शंस हैं भाई साहब। स्टैंडर्ड ने कहा FIFO यूज करना है, FIFO यूज करना है 20 किलो पर रखने के लिए। तो भाई सबसे रिसेंट वाला आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, बोलो बोलो, तो फिर वो 25 वाला 20 किलो जो है वो 63 वाला है, तो 20 इंटू 63 1260 बैलेंस शीट में जाके लिख दो स्टॉक। और अगर आपने FCO यूज करना है तो फिर आपको खैर से ये रेट इस तरह से निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट 45 इंटू 60/45 जमा 30 इंटू 65/30 जमा वेट के साथ
एवरेज करें, ठीक है ना, वेटेड एवरेज इसको कहते हैं, तो आपका रेट आ गया 62.25। तो एफको वाले इस रेट पे, दोनों मेथड्स में, दोनों अजम्पशंस में जाहिर है रेट डिफरेंट होगा, ये अमाउंट ऑफ कॉस्ट, ये स्टॉक जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? आपने उसमें एवरेज आउट करते हुए रेट कुछ ना कुछ कम कर लेता है एवरेज रेट, जबकि फाइफो के अंदर नॉर्मली महंगाई अगर चल रही हो तो मोस्ट रिसेंट रेट सबसे महंगा होता है, तो वो वही वाला रेट उठा लेता है, ठीक है ना। तो बहरहाल दोनों मेथड्स के अंदर, दोनों अजम्पशंस के अंदर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात थी वैसे तो। ये वाला मेथड जो हमने अप्लाई किया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फाइफो या एफको, कैसे हमने किया? हमने सबसे पहले जाके बोरी को उठाया और उसको वेट स्केल पे रखा, 20 किलो वजन निकाला, या स्टॉक कोई और है तो स्टॉक की गिनती कर ली, ठीक है। तो वो स्टॉक की गिनती की या तोल कर हमें पता लग गया कि हमारा स्टॉक फिजिकली काउंट करें तो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 20 किलो। अब उसके आगे हमने फाइफो अज्यूम किया तो आखिरी रेट उठा लिया, एफको किया तो एवरेज रेट कर लिया। तो ये जो हमने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाली है, ये एक शॉर्टकट तरीके से निकाली है, जिसको हम पीरियोडिक सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा, लेकिन होना यही है कल। आज वैसे ही कह के फिर मैं इससे भाग जाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे ही तरह आपके दिल में भी आ जाएगी बात की क्या है, और कल फिर दोबारा करेंगे ताजा दम होकर, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा चीज समझ आएगी, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम को ना पीरियड एंड सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर तरीकाकार क्या होता है, सारे पीरियड में परचेज करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रखते, परचेज करता रहा, सेल करता रहा, परचेज, चीजें आई गई कोई परवाह नहीं, जगा दो इसको, चीजें आई गई कोई परवाह नहीं, ठीक है। और चलो छोड़ो। और जब पीरियड का एंड होता है तो हम स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं, जो स्टॉक आए उसको फाइफो या एफको की बुनियाद पर रेट लगाकर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल के उसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। हाँ, ये बात भी अभी करनी है हमने कि बैलेंस शीट में कॉस्ट ही जानी है या कोई और चीज लोअर जाती है, वो देखेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पे। फिलहाल तो कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, ओके। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया जबानी बगैर किसी सवाल के, ये कौन सा तरीका है जी? ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका है, ठीक है। लेकिन आज मैंने आपको परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखाना था असल में, तो ये तो कल सिखाना था। चलो कल दोबारा इसको किसी और सवाल पे अप्लाई करेंगे, इस जैसा काम कल भी कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। ये तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम की खसूसियात क्या होती हैं, उसके अंदर एंट्रीज क्या बनती हैं, ये बातें तो कल करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ अगले 10 से 15 मिनट में मैंने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखानी है आपको परपेचुअल सिस्टम में। उसके लिए हमारा पहला सवाल है ये क्वेश्चन 1, उमर लिमिटेड। बस उसके आगे मैंने कौन सा मेथड यूज कर रहा है वो छुपाया हुआ, आपने काट नहीं देना भाई, कल इसको अनवील करेंगे, ठीक है ना। कोई रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है आपने, 460 है जी पेज। आपने जस्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और सुने, परपेचुअल सिस्टम जिसकी बात मैं आज शुरू कर रहा हूं, कल इंशाल्लाह समझाऊंगा भी, इसमें आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से आप ये निकालते हैं। किससे जी? डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड से, ओके। जरा थोड़ी देर के लिए अब आप लोग अपना सवाल पढ़ें, मैं जरा अपना काम कर लूं। जी, बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? बेटा प्लीज चुप करें जी, क्या फरमा रहे हैं भाई साहब? बेटा क्वांटिटी यूनिट्स में नहीं ना आती, उसको किसी ना किसी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो रिकॉर्ड करेंगे ना बैलेंस शीट में, समझो। हाँ, स्टॉक रिकॉर्ड करना है पर स्टॉक यूनिट्स में नहीं ना आता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो रुपीज में बन रही होती हैं, तो कोई ना कोई रेट शेड लगा के रुपीज निकालने पड़ेंगे, ये कह रहा था, ठीक है। अच्छा जी, जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकल आया था, क्या ख्याल है? कैसे? चुटकी बजाते ही क्लोजिंग स्टॉक निकल आया, बस एक बार हर किसी को एक बार चुटकी बजाने की जरूरत है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक चुटकी बजाते ही निकल आया था, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में आपको ये इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। एक डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड है जी, ठीक है। इस इन्वेंट्री कार्ड के अंदर आपने जो फॉर्मेट बनाना है पहले वो बना लें। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम होगा डेट का कॉलम, ठीक है जी।
उसके बाद परचेजेस के कॉलम के अंदर 3 सब कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट। फिर सेल्स का कॉलम उसी तरह से 3 सब कॉलम्स, और फिर बैलेंस का कॉलम होगा जिसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को अपने पास ड्रॉ कर लें ताकि तसल्ली से फिर हम सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाएं। ठीक है, भाई पेपर में अगर शीट इतनी चौड़ी नहीं होती तो लैंडस्केप में कर लेना। भाई ये बना लेना, सवाल की तस्वीर खींची, अब इसकी क्या तस्वीर खींच रहा है भाई, अपने रजिस्टर पे बना ले मेरे चांद, शाबाश। फॉर्मेट जल्दी से बनाए, बुरी हालत है। ये ऐसे ऐसे वाली लाइनें अभी नहीं लगानी, आपने सिर्फ ऊपर कॉलम्स बनाने हैं, वो तो आपके पास लाइनें लगी हुई हैं ये वाली ना, ये आपने नहीं गिनना लाइनों को, सिर्फ ऊपर कॉलम्स बनाएं बस। ऊपर वाली अंग्रेजी लिखकर लाइनें खींच दें सीधी सीधी, उसके बाद मैं आपको बनाकर दूंगा। प्लीज ये कार्ड 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फिर आप उसके बाद इस कार्ड को बनाएंगे। प्लीज जैसे अर्ज कर रहा हूं, प्लीज कर लीजिएगा ताकि अभी के अभी तैयार हो जाए। हिंदी का टॉपिक FAR 1 की किताब में तो है नहीं, तो यहीं प्रैक्टिस है, यहीं कर लें, इसीलिए साथ के साथ तैयारी करें। किताब में ये अलग से कोई सवाल चैप्टर तो है नहीं, सिलेबस के अंदर अलग से ग्रिड में तो ये इन्वेंट्री है नहीं, ये तो इंट्रो के अंदर है, लेकिन पढ़ना जरूरी है FAR 1 FAR 2 करने के लिए। तो पढ़ना है तो फिर प्रैक्टिस हो, यही है जो आपको करवा रहा हूँ, इसलिए नकल करके कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और फॉर्मेट बनाकर रुक जाओ। अब मैं सवाल करवाता हूँ, इसको देख लो, उसके बाद 2 से 3 मिनट में आप खुद सवाल, मैं सामने ही रख दूंगा इसको, आपने सिर्फ बुक से उसको करते जाना है और फिर कंफर्म करने के लिए यहाँ सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, तैयार है सारे जी। इन्वेंट्री कार्ड से हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपेचुअल सिस्टम। ये क्या सिस्टम होता है कल इंशाल्लाह बताऊंगा तफसील से, फिलहाल तो सिर्फ आज मैंने इन्वेंट्री कार्ड बनाना सिखाया आपको। ठीक है, क्लास को सिखाया, आपको सिखाने लगा हूं जी। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ टूथपेस्ट एंड डाटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेजेज एंड सेल्स ड्यूरिंग फरवरी 12 आर शोन बिलो। ओपनिंग स्टॉक 5 यूनिट्स हैं, 28 रुपए के ओपनिंग स्टॉक यकम फरवरी को। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक परचेजेज के कॉलम में आएगा ना, सेल के कॉलम में आएगा। 28 वाले कितने, 7 मिनट नोट कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, प्लीज 140। 1 मिनट में आप कर लेंगे सवाल, 5 मिनट में मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए साथ नोट मत कीजिए, अब रुक जाएं बस। जिसने फॉर्मेट नहीं बनाया वो भी रुक जाए, अब फॉर्मेट भी कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट जी, 4 फरवरी को परचेज हुए 5 यूनिट्स 32 रुपए के हिसाब से, तो फेब्रुवरी, ठहर जाओ, फेब्रुवरी 4 कितने जी, 5 32 160। अब इधर देखना जरा, स्टॉक की पोजीशन क्या हो गई, 5 28 वाले पड़े थे, 5 32 वाले आ गए। फाइफो में हर एक को अलग अलग रखना जरूरी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो देखना है। ठीक है, तो 160 और सॉरी, अच्छा सुने, ये जो इन्वेंट्री कार्ड के अंदर आपको नजर आ रहा है ना स्टॉक, ये किस तरह से है ये जरा ध्यान से सुन लें। यकम फरवरी को 140 का स्टॉक पड़ा था, ये 2 फरवरी को भी वही था, 3 फरवरी को भी वही था, 4 को जाके ये बदल रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये जरा तरीका होता है इसके पढ़ने का, मैंने कहा ये ना हो पता ना लगे। नेक्स्ट सवाल कहता है उसके बाद 18 को फिर परचेज कर लाया टूथपेस्ट है कि बिक ही नहीं रहे। फरवरी 18 कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स। अब बड़ा परेशान हुआ कि कितनी को गंदी सोसाइटी है ये, कि 5 28 वाले, 5 32 वाले, 10 3 34 वाले, तो ये हो गया। अब घर आया और आके कहा बानो ऐसा करो, नफलें पढ़ो तुम भी मैं भी। अब जो है बस यही रह गया, एक दुनिया के लिए हम नफलें पढ़ें। ठीक है, तो आखिरत के लिए तो हम पढ़ते कुछ नहीं है। खैर चलो, अल्लाह भी सुन ही लेते हैं। 27 फरवरी से पहले ही फिर 19 फरवरी को आखिरकार आज यूनिट्स बिक ही गए। लेकिन मैंने एक चीज को काटा वाटा लगाया हुआ है, वो क्या है, सेलिंग प्राइस। एक बात उसूल के तौर पे चाहे लिखना तो लिख लें, इन्वेंट्री कार्ड में मैं क्या निकालने आया हूं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जिस कार्ड से निकल रही है उस पूरे कार्ड में सेलिंग प्राइस की कोई जगह नहीं है, याद रखना। ये सेलिंग प्राइस कहां यूज होगी? जब हम सेल्स को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने जाते हैं। हम सेल्स इस वक्त नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने तो कॉस्ट ऑफ सेल्स समझो निकालनी है यहां से, ठीक है। या तुम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस चल रही क्लास के बाद, जरा मुझे मिलो सही तुम तीनों आके, बल्कि तुम दोनों ही मिलो फिलहाल, ग्लासेस वाले भाई और ये मैरून शर्ट वाले। समझ आ गई है? हाँ, तुम और अपने साथ वाले को लेकर आना अभी क्लास के बाद, ठीक है। ओके, अच्छा जी भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस इन्वेंट्री कार्ड में कहीं भी सेलिंग प्राइस का जिक्र नहीं है, ठीक है। चले, तो फिर 60 को तो हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन किस दिन भाई सेल हो रही है? 19 फरवरी को 8 यूनिट्स बिक गए, सेल वाले कॉलम में आए और यहां पे हम लिखने लगे 8। तो हमने फिर गौर से जाकर देखा, तो हमने कहा फर्स्ट इन एक्सपायर होने वाले हैं, इनको तो फर्स्ट आउट कर दो। फिर इन 5 में से भी 3 जो हैं वो बिक रहे हैं, बाकी 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो बिकने वालों को अलग करो, बचने वालों को अलग, तो इनके 2 हिस्से हो गए। बात समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा होगा, ठीक है जी। चले, तो कितने यूनिट्स? हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है अलग अलग। 5 28 वाले, हाँ समझ गया समझ गया, 5 28 वाले, और 5 में से 3 32 वाले बिक गए। अब स्टॉक की पोजीशन ये है कि 2 32 वाले बच गए और ये 10 अभी भी उसी तरह से पड़े हैं, ठीक है जी। तो बता दें जी, 5 28 वाले 140, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, क्या जी? ओके, डन जी। उसके बाद अब इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, निकालो भी बिकना शुरू हो गए। अब 27 को गया और जाकर कट्ठे 20 टूथपेस्ट ही खरीद लाया 40 के हिसाब से। किस दिन जी? कितने जी? कितने रुपए के हिसाब से टोटल? 2 32 वाले पड़े थे, 10 34 वाले पड़े थे, 20 40 वाले भी ले आया, 64 340 और 800, ठीक है जी, डन। अब क्या हुआ भाई? अब सेल हो रही है, 28 को सेल हुई, 24 यूनिट्स बिक गए। अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में, अवेयरनेस आ गई है। 28 फरवरी इसने स्टार श्यूर भी लगाए थे दांतों के। तो कितने ये यूनिट्स बिके हैं? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर ये उसके बाद वाले इन, ये भी आउट। अब ये 12 हो गए, ठीक है। 12 में से, अच्छा 12 में से अगले 24 में से 12 बिक गए, ये वाले 12 रह गए, तो वो कहां से बेचेंगे? 20 में से। तो 20 में से, 20 यूनिट्स में से 12 40 वाले, ठीक है। क्या बन गया जी? 4। और यहां पे क्या पोजीशन है? यहां पे ये 2 भी गए, ये 10 भी गए, 20 में से 8 रह गए हैं 40 वाले। लो भाई, नाउ दिस 320 इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, वैसे दिल तो कर रहा है, चलो ये सवाल के अंदर है नहीं, इसी तरह का एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह कल, परपेचुअल के बाद पीरियोडिक समझाऊंगा, तो आंसर उसमें सेम ही आना है, एवरेज में सिर्फ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 320 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं यूं नहीं कहता कि इसको बैलेंस शीट में शो कर दो, क्योंकि अभी एक रूल पढ़ाना है छोटा सा कल, कि बैलेंस शीट में तो कॉस्ट या एनआर में से कुछ लोअर जो हो वो जाता है। तो फिलहाल बस कॉस्ट निकालनी सीखी है हमने यहाँ, ठीक है। यहां तक कोई मसला? चलें, अब इसको अपनी किताबों पे देखकर नोट करें खुद से। मैं 2 मिनट बाद इसका सोल्यूशन आपके सामने लाता हूं।
जी कितने बच्चे कर चुके? जी कितने बच्चे कर चुके? गुड, शाबाश। हाइब्रिड में शाबाश। अच्छा जी, क्वेश्चन है? डायरेक्ट भी निकाल सकते। भाई साहब का सवाल है कि अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का ही हो, फाइफो मेथड हो, तो ये तफसीली कार्ड बनाने की जरूरत है? तो मैंने कहा नहीं, परपेचुअल सिस्टम में भी यही आंसर निकलना है। कल सवाल कराऊंगा ना, पीरियोडिक में भी यही आंसर निकलेगा। हाँ, अगर एवरेज हो तो फिर मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वहां पर एक इकट्ठी एवरेज निकल रही होती है और यहाँ पे हर स्टेप पे अभी निकाल के दिखाता हूँ। तो बहरहाल फिलहाल तो मैं यार आपको परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री कार्ड बनाना सिखा रहा हूँ, फिर तफसीलात इंशाल्लाह करते रहेंगे डिस्कस, ठीक है? कार्ड बनाना आज सीख लें, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर लगेगा ना जो दिन, उसमें जरा छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब सुने इधर, अगर एवरेज कॉस्ट मेथड होगा तो क्या होगा, जरा देख लें इसको। यकम फरवरी पे ओपनिंग स्टॉक वही 5/28 वाले 140, यही पड़ा हुआ है। अब डाटा बताते जाने साथ साथ। फिर क्या हुआ जी, 4 फरवरी को 5 खरीदे, कितने के? 32 के 160। अब यहां पर देखो, एवरेज में हम कहते हैं एक ही साफ में महमूद याज को खड़ा कर दो। भाई चुप कर जाओ यार, तुम्हें कोई मसला है जी? एक ही सफ में महमूद याज को खड़ा कर दो। ये रेट आपने एवरेज निकालना है। कौन सा एवरेज निकालना है? सिंपल एवरेज। याद रखना, जब जब इस परचेज के कॉलम में मूवमेंट आएगी जिस भी तरह की, तब तब हमने रेट दोबारा कैलकुलेट किया करना है। ठीक हो गया? अच्छा, तो हम यूं निकाला करेंगे रेट। हम कहेंगे जी हमारे पास 5 यूनिट्स पड़े थे और उनकी अमाउंट या रुपीस में वैल्यू थी 140। हमने 5 मजीद खरीद लिए 160 वाले, तो अब 10 यूनिट्स हैं और टोटल वैल्यू 300 है। अब वैसे तो 28 और 32 ये पड़े हुए थे, ऐसे ही है, लेकिन हमने 28 और 32 को इग्नोर किया करना है बेटा, ठीक है? सही है ना? क्योंकि हम नहीं चल रहे कि हम इंडिविजुअल रेट्स लें, हम तो 300 डिवाइडेड बाय 10 किया करेंगे, ठीक है? तो 30 का आंसर। अब आपके ज़हनों में आएगा, कुछ बच्चे साइंसदान एक काम करेंगे, 28 जमा 32/2 करेंगे। 28 जमा 32/2 करके कहेंगे लो सिंपल एवरेज का भी आंसर 30 आ रहा है। हाँ, अपन इतनी टेंशन लेकर भी 30 ही निकाला। भाई सिंपल और वेटेड एवरेज इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि क्वांटिटीज फिलहाल सेम है। ये क्वांटिटीज जब तक सेम रहेंगी वेटेड एवरेज सेम ही होना है।
मसला तो तब आता है कि जब क्वांटिटी सेम ना हो, तो जो क्वांटिटी ज्यादा होती है वो रेट को अपनी तरफ खींच लेती है, फिर इसलिए वेटेड एवरेज। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने क्या कहा जी कि ये अब 10 के 10 30 वाले हैं 300 के, ठीक हो गया। फिर 18 फरवरी को क्या हुआ जी, 10 यूनिट्स और खरीद लाए, कितने के हिसाब से, 34 के हिसाब से 340। अब हम कहेंगे जी चलो दोबारा रेट निकालो, क्वांटिटी अमाउंट वही वाला यूज कर लें, ठीक है। हमने कहा जी 10 पड़े थे 300 की अमाउंट के, 10 मजीद खरीद लाए 340 की अमाउंट बनती है इनकी, तो अब 20 यूनिट्स हो गए 640 वाले। इधर वाले रेट्स हमने नहीं लेने, हमें तो चाहिए, अब यहां फिर वही काम हुआ है। अगर आप 30 + 34 डिवाइड बाय 2 करें तो 32 ही आता है, लेकिन अगेन मसला वही है, क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो 20 यूनिट्स हो गए हैं 32 वाले 640। उसके बाद जी क्या हुआ, 19 को 8 यूनिट्स बिके हैं। अब इधर देखो, इस मेथड में बड़ा ही सुकून है, 8 यूनिट्स इकट्ठे लिखेंगे और जो रीसेंट, ना 28 ना 30, जो रीसेंट रेट कैलकुलेट किया होगा ना हमने एवरेज, उसके ऊपर आपने इसको जाने को रिकॉर्ड कर लेना। यहां पर इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड हो रहा था इस कॉलम में, ठीक है। तो यहां पर फिर 32, ठीक है जी, और 256। अब यहां पे क्या रह गया, 12, 32 वाले 384, समझ रहे हो। आगे बढ़े तो फिर परचेज हो गई, कितने यूनिट्स, 20, 40 के हिसाब से, सॉरी 800, ठीक है। अब पड़े थे कितने, 12, 384 के, खरीद लाए मजीद 20, 800 के, तो ये 32 हो गए 1184। अब एवरेज और सिंपल डिफरेंट होना है, यहां पर सिंगल वाले रेट नहीं, इधर डिवाइड करो 1184 को 30, एग्जैक्ट 37। अब ये क्या हुआ भाई, 37 कैसे आ रहा है, सिंपल एवरेज 36 बनता है, करके देख लो। 37 कैसे आ रहा है, क्योंकि 40 वाले यूनिट्स ज्यादा हैं तो उन्होंने रेट को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, इसलिए एवरेज रेट कितना हो गया, 37, ठीक है। तो 32 यूनिट्स 37 के हिसाब से 1184, ठीक है जी। उसके बाद भाई क्या हुआ, 28 फरवरी को फिर कितने यूनिट्स बिके, 24। देखो कितना सुकून है इसमें, 24 लिखा और मोस्ट रीसेंट रेट। अब 32 जो है वो माजी का किस्सा है, अब 37, ठीक है जी। कितना आया, 888 जी। 8 यूनिट्स पड़े हैं 37 के हिसाब से 296। नाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। दोनों मेथड्स में, दोनों अजम्पशंस में क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी है, हर अगली परचेज पिछली से महंगी है। तो फाइफो में हम रीसेंट रेट पे रखते हैं तो सबसे महंगे वाला होगा, जबकि एवरेज में पिछले रेट्स को भी कंसीडर करते हैं तो सस्ते वालों की वजह से थोड़ा सा कम है रेट। इस वजह से दोनों मेथड्स में डिफरेंट स्टॉक की कॉस्ट आ रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब होमवर्क के अंदर आपने वो क्वेश्चंस पूरे करने हैं जो इन्वेंट्री वाले, उसके फिक्स एसेट एडप्शन की रेक्टिफिकेशन वाले आपको दिए थे, और इन्वेंट्री का जितना करवाया इसको बस रिवाइज कर लेना है। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।